गिंका ट्री जो है, दिस इज द नेशनल ट्री ऑफ विच कंट्री? जापान। इसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लिखूंगा यहां पे, ध्यान से देखिएगा। कैंडेलेब्रम नाम सुना है? कैंडेलेब्रम ये किस नेशन का नेशनल सिंबल है? लिख लीजिए, इजराइल। इजराइल का नेशनल सिंबल है कैंडेलेब्रम। कैंडेलेब्रम का मतलब समझते हैं? स्टैंड, जिस स्टैंड के ऊपर कैंडल्स रखी जाती है, दैट इज नोन एज कैंडेलेब्रम। एक और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों ने ऑंग सैन सूची का नाम सुना होगा? सुना है कि नहीं सुना है? ऑंग सैन सूची से भी 2 अवार्ड्स छीन लिए गए हैं, ये तो मालूम है ना बेटा। ऑंग सैन सूची स्टैटिक हो गई और अवार्ड्स छिन गए, वो करंट हो गए। 2 अवार्ड्स छिने, एक छिना है एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस। किसने छीना है बेटा? एमनेस्टी इंटरनेशनल। दुखी क्यों हो गए? ओके, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने छीना है एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस, और कैनेडियन गवर्नमेंट ने छीनी ऑनररी सिटीजनशिप। और क्यों छीनी है? बिकॉज ऑफ हर lackluster and indifferent attitude towards the misery of Rohingyas। ठीक है, अब क्वेश्चन स्टैटिक का ये निकलेगा इससे, ऑंग सान सूची की पार्टी का नाम क्या है? लिखिए, NLD पार्टी का नाम है बेटा, लिख लीजिए NLD, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, ये नाम है किसका बेटा? ऑंग सान सूची की पार्टी का। एंड ऑंग सान सूची की पार्टी के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले कुछ मैं थोड़ी सी चीजें और बता दूं। ये जो बर्मा है, बर्मा या म्यांमार है, दिस वाज प्योरली अ मिलिट्री स्टेट। देयर वाज नो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एवर, इवन nominally to quote, to have ever stayed in existence since the time of Aung San Suu Kyi's father's execution। इनके फादर का नाम था ऑंग सैन। इनके फादर का क्या नाम था बेटा? ऑंग सैन। उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मिलिट्री ने मार दिया था। ये और इनकी मदर दोनों वहां से भाग के इंडिया आ गए थे, एंड इंदिरा गांधी गवर्नमेंट गेव देम द नेसेसरी पॉलिटिकल असाइलम। एंड जो ऑंग सैन सूची है, इनकी बेसिक स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड से हुई है, एंड उसके बाद इनका जो कॉलेज एजुकेशन है वो हुआ है बेटा आपका LSR, लेडी श्रीराम कॉलेज। ठीक है, एंड उसके बाद आफ्टर हैविंग ग्रोन अप एंड अंडरस्टूड द पॉलिटिकल ethos of her homeland country of Myanmar, she preferred a return to the country in order to struggle for the rights of the masses for a safe, secure, stable, democratic government। Around 25 to 30 years struggle किया, then finally क्या बनी वहां की? प्रेसिडेंट। ठीक है ना बेटा, तो ये है आपके लिए ऑंग सैन सूची। अब मैं एक चीज और बताऊंगा बेटा, ये तो हमारा बगल का देश था म्यांमार। म्यांमार पे हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते, बिकॉज म्यांमार हैज नेवर बीन वन ऑफ आवर लॉयल फ्रेंड्स। म्यांमार लॉयल फ्रेंड किसका है? चाइना का। एंड चाइना की एक पॉलिसी है बेटा, चाइना की एक होस्टाइल मैरीटाइम डिफेंस पॉलिसी है। कोई बताएगा मुझे उसका नाम क्या है? होस्टाइल मैरीटाइम डिफेंस पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, राइट डाउन। चाइना की होस्टाइल मैरीटाइम डिफेंस पॉलिसी, इसका नाम है बेटा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना की होस्टाइल मैरीटाइम डिफेंस पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का बेसिकली मतलब होता है मोतियों की माला, लेकिन चाइना ऐसी कोई मोतियों की माला नहीं पहनाता, वो तोपों की माला पहनाता है लोगों को, वो टैंक्स की माला पहनाता है, आजकल मिसाइल्स की माला पहना रहा है। मिसाइल्स की माला कैसे पहना रहा है मैं आपको बता रहा हूं, इंडिया को भी पहनाने में लगा, ऐसा नहीं है। इंडिया इतना मजबूत ना हो ना बेटा, इंडिया में तो प्रोबेबली इफ वी इंडियंस वर नॉट सो ग्राउंडेड and deeply established in our democratic traditions as well as our diplomacy and international circuit relations were so sound, then we would have been easily taken over by the shock of Chinese invasive and hostile diplomatic acumen। अब तक हम उड़ गए होते, लेकिन क्यों नहीं उड़े हैं? We also have multiple counters to deal effectively with the overall Chinese hostile diplomatic offensive। आ रही है बात समझ में पूरे तरीके से मेरी कि नहीं आ रही बेटा? ऊपर से नहीं जा रहा सबके? समझ आ रहा है सबको? गुड। अब सुनिएगा मेरी बात को। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स में चाइना करता क्या है, मुझे ये सब हटाना पड़ेगा आपको एक विजुअल वो देने के लिए। व्हाट एग्जैक्टली डज चाइना डू अंडर दिस स्टेट पॉलिसी ऑफ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स? आप सुनिएगा मेरी बात को थोड़ा ध्यान से बेटा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का पहला निशाना, पहला शिकार हम लोग नहीं हुए, हम लोग दूसरा शिकार है।
पहला शिकार 4 देश हुए, 4 ईस्ट एशियन देश हुए, उनका मैं नाम लिख रहा हूं। फर्स्ट विक्टिम ऑफ दिस पॉलिसी कौन कौन है? नंबर 1 जापान, हमारा सबसे अच्छा, प्यारा और शांति प्रिय दोस्त। जितनी इसकी तारीफ, दोस्तों की तो तारीफ करना बनता ही है बेटा। एंड आपको मैं एक बहुत अच्छा एक वो बताता हूं, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत सा मेरा ये हियरसे के थ्रू भी एक्सपीरियंस है। आप दुनिया में किसी भी देश में जाएंगे ना, इज्जत नहीं मिलेगी उतनी, खासकर बीइंग एन इंडियन। जापान जाएंगे ना बेटा, कहीं जापान गलती से गए ना, तो वहां पे जाने के बाद लगेगा आपको, एक मिनट के लिए फील होना बंद हो जाएगा कि हम इंसान हैं। एक मिनट के लिए आपको लगेगा कहीं हम भगवान तो नहीं हो गए हैं यार, इतनी इज्जत क्यों मिल रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि पूरी जापानीज आबादी हमें भगवान की तरह ट्रीट कर रही है, ऐसे ट्रीट कर रही है जैसे कोई भगवान आ गए हो और इनका तो स्वागत करना ही करना है और इनको तो अपने सर पे बैठा के रखना है। कारण बता दूं, जापानीज के लिए इंडियंस आर द मोस्ट वेनरेबल क्लास ऑफ सिटीजनरी एनीवेयर लोकेटेड आउटसाइड इट्स टेरिटोरियल डोमेन। कारण है वो ये मानते हैं, जापानीज का आप मेन रिलीजन तो जानते हैं, बुद्धिज्म। 90% जापानीज आर बुद्धिस्ट एंड उनका मानना है कि हमारे भगवान के देश से आए हैं तो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। एंड जितने बड़े बड़े, मैं आपको बता दूं, स्टैच्यूज एंड स्टैचुइटीज ऑफ लॉर्ड बुद्धा के वहां देखोगे, दिल खुश हो जाएगा बेटा, बुद्धिज्म के फैन हो जाओगे अगर आप एक बार जापान हो आएंगे। एंड इंडिया में तो आज गौतम बुद्धा का कहीं पता ही नहीं है, सारा आर्किटेक्चर गायब हो गया है। एक आधे कोई छोटे मोटे शहर है, बोध गया हुआ है, वहां पे दिख जाएगा एक आधा, थोड़ा बहुत हम लद्दाख चले जाएं तो हमें दिख जाएगा। और एक मेरी फेवरेट जगह है जहां आप हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, धर्मशाला, वहां दिख जाएगा। ठीक है, मुझे उससे अच्छी जगह तो कोई लगती नहीं है, शांति चाहिए और एक मिनट के लिए अगर लगता है कि इंटरनल कंटेम्पलेशन में डूब जाना है तो सबसे अच्छी जगह है आपकी धर्मशाला। धर्मशाला में फालतू में धर्मशाला की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे संबंधित। लिखिए, इन विच सिटी ऑफ इंडिया इज द डिस्प्लेस्ड टिबेटन गवर्नमेंट करेंटली हाउस्ड? इज द डिस्प्लेस्ड टिबेटन गवर्नमेंट करेंटली हाउस्ड? उस शहर का नाम है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक बेहतरीन स्टेट है, जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। ठीक है, जबान कम पड़ जाएगी मेरी, बट तारीफ नहीं खत्म होगी। चलिए अब मैं आगे चलता हूं, सुनिएगा। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का पहला शिकार देश जापान, दूसरा शिकार देश वियतनाम, तीसरा शिकार देश कंबोडिया और चौथा शिकार देश लाओस। इन चारों देशों के नाम लिख लीजिए। डायरेक्ट शिकार हो रहे हैं बेटा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के ये आपके 4 देश। एंड आपको बता दूं बेटा, आप लोगों ने शायद एक पर्टिकुलर एक्सियम, पॉलिटिकल एक्सियम बचपन से सुना होगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। ईस्ट एशिया में आज हमारे 2 सबसे पक्के दोस्त जानते कौन है? डिप्लोमेटिक अलाइज कौन है? जापान एंड वियतनाम। क्यों है? ये भी दुश्मन, हम भी दुश्मन। किसके? चाइना के। एंड आपने रिसेंटली सुना होगा, इंडिया ने वियतनाम को कुछ दिया है, प्यारा सा दिया है। और वो प्यारा सा दिया है जब दिल करे, जब चाइना ज्यादा अग्रेसिव कंपोजर अपनाए, इस पर्टिकुलर गिफ्ट को चाइना को दे दो, चाइना अगले 2 साल तक उस गिफ्ट को लिए बैठा रह जाएगा। चाइना won't be able to exactly cope up with the devastative effects of the gift that you may present to it for the next 2 to 3 years in continuum। वो कौन सा गिफ्ट हमने दिया है बेटा? ब्रह्मोस मिसाइल। उस गिफ्ट का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल, जो हमने किसको दी है? वियतनाम को दी है। और ब्रह्मोस मिसाइल पूरे एशियन रीजन की आधी दुनिया की सबसे डेंजरस क्रूज एंड सुपरसोनिक मिसाइल है। क्रूज प्लस सुपरसोनिक मिसाइल इन्वेस्टेड विद द स्टेट ऑफ द आर्ट रशियन टेक्नोलॉजी। ब्रह्मोस हम बांट रहे हैं, आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, प्रसाद की तरह बट रहा है। इंडिया के मंदिर के बाहर ब्रह्मोस नाम का प्रसाद बट रहा है। जाओ इसको ले जाओ, चाइना को दिखाओ, इसका डिटरेंसी बहुत है। दिखा के डराना। सुनिएगा बेटा, अभी मैंने शब्द बताया है, ब्रह्मोस को ले जाओ, दूर दूर तक दिखाओ चाइना को, चाइना पास नहीं आएगा। जैसे मच्छर होते हैं ना बेटा, मॉस्किटो रेपेलेंट होते हैं, चाइना वो मच्छर है, आपके पास नहीं आएगा। एंड ये जो मैंने पूरा प्रोसेस बोला है, थोड़ा सा ह्यूमरस टर्म्स में बोला, इसको बोलते हैं डेटरेंट। क्या बोलते हैं बेटा? डेटरेंस। वही देश दुनिया में सुरक्षित रहेगा जिसके पास ह्यूज डेटरेंस पावर होगा। ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द है एक महात्मा के। उनका नाम था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एंड इंडिया को उन्होंने वो गिफ्ट दिया है जिसके बाद चाइना तो छोड़िए, चाइना के 10 चाइना और पैदा हो जाए ना,
तो कभी हमसे उलझेंगे नहीं। वो है हमारी दो सबसे हाई रेंज एंड डिवास्टेटिव मिसाइल सिस्टम्स, पृथ्वी एंड अग्नि। अग्नि हमारा सबसे बड़ा मिसाइल फायर पावर। अभी हमने रिसेंटली टेस्ट की है अग्नि 5। रेंज क्या है? नहीं, 5000 to 5500 km, ये है रेंज। ये ऐसी रेंज है, इससे हमने मारा ना चाइना को, शंघाई भी चला जाएगा, बीजिंग भी चला जाएगा। सरफेस टू सरफेस न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है बेटा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, तो मैंने आपको भी कौन सा क्वेश्चन बताया? अग्नि 5। एंड अग्नि 5 के बारे में एक चीज देखो, पृथ्वी, अग्नि एंड नाग, ये 3 मिसाइल्स थी जिनके डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन किसका था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन जो पिछले साल पेपर में आया है, इस आइलैंड का नाम आया था पेपर में और उसी का नाम बदल गया है। अब उसका नाम हो गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। उसका पुराना नाम क्या था, कोई बताएगा मुझे? व्हीलर आइलैंड। और व्हीलर आइलैंड किस स्टेट से सटा हुआ है, कोई बताएगा मुझे? ओडिशा। ठीक है, लिख लीजिए। व्हीलर आइलैंड के स्टेट के कोस्टल रीजन को टच करता है, दैट्स ओडिशा। एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, किसी ने यहां पे, पहले इसको देख लीजिए फिर बाद में डिस्कस करूंगा। ये 4 देश हैं, जापान, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। इनको चाइना डराता है। चाइना करता क्या है, ध्यान से इसको देखिएगा। ये पूरा बेटा, ये रीजन मान लीजिए जैसे साउथ चाइना सी। व्हाट इट इज? साउथ चाइना सी। अब बेटा एक मैं बहुत छोटी सी चीज पूछूंगा, क्या चाइना बहुत दरिया दिल देश है या पानी से उसको बड़ी मोहब्बत है? यहां पे डूब के मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है कि जहां पर भी समंदर दिखता है वहां कूद पड़ता है। क्या है ऐसा साउथ चाइना सी में जो मर रहा है वहां पे जाके? हाँ, नेचुरल गैस, ह्यूज रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस के बेहतरीन रिजर्व्स हैं जो चाइना को चाहिए है। चाइना ने 3 रीजन्स में हेफ्टी इन्वेस्टमेंट किया है जस्ट फॉर अक्वायरिंग ह्यूज ब्लॉक्स एंड रिसोर्सेज ऑफ इजिली यूटिलाइजेबल फ्यूल। अब मैं बता रहा हूं, एक है ये साउथ चाइना सी, दूसरे का मैं नाम यहां पर लिख रहा हूं। दूसरा है बेटा बलूचिस्तान। नाम सुना है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान। और तीसरा